हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ इंडियन एक्सप्रेस से, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लेके आती हूँ ताकि आप सबका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड एग्ज़ाम ओरिएंट होके आप न्यूज़ में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोटिवेशनल कोट क्या है आज का? एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी। यानी कि जब आप अपने लक्ष्य को पाने की तरफ लग जाते हैं, काम पे बिजी हो जाते हैं, तो सब कुछ ईजी लगने लगता है धीरे धीरे। बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स रखने होते हैं डेली, ठीक है। बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेज़ी। यानी कि जब आप काम को टालते जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे, आलसपन आप अपने अंदर दिखाएंगे, तो कुछ भी आपको ईजी नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो चढ़ना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। इसीलिए आपको बिजी रहना है हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर लेक्चर, जो इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से लिया है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वाइडर रीच टू टीच रिव्यू एंड डाइवर्स फंड हाउस पैनल लिस्ट मीजर्स फॉर एनईपी सक्सेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं पैनल ने, पार्लियामेंट्री पैनल ने। आपको ये सारी की सारी एज इट इज़ आपको नोट कर देनी है। ये वाले कीवर्ड्स आपको नोट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका एम क्या था? इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का। ये वाला आप लिखेंगे अपने कंक्लूजन में, या फिर ये इंट्रो के लिए भी एक सही लाइन है। बात करते हैं पहले स्पेशल स्कूल एजुकेशन की। इसमें बात की गई है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल, यानी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए 2030 तक, राइट। कि कम से कम सेकेंडरी लेवल तक के जो बच्चे हैं वो सारे एनरोल रहें स्कूल्स में, ठीक है, वो सारे पढ़ाई कर पाएँ। यानी कि 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ चिल्ड्रन जो स्कूल के बाहर हैं, उन्हें ओपन स्कूलिंग सिस्टम में लाने का प्लान किया गया है। 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया गया था 5-3-3-4, जो एज में डिवाइड किया गया 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14, 14 से 18, ठीक है। पहले क्या था? 10वीं + 12वीं, ठीक है, ऐसे हम काउंट करते थे, बट अब ऐसे करना है। 5th के बाद 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज, न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क एंड एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। यानी कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसे रेगुलेट करने की बात यहाँ पे की गई, ताकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो रेगुलेट करने के लिए। वो स्कूल्स अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जियाँ ना चलाएं। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी होती है ना कि बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों को। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स, ठीक है। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है एकेडमिक स्ट्रीम के साथ साथ। वो यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रीम्स की बात क्या है कि पहले क्या होता था, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स अलग अलग स्ट्रीम थे, बट नहीं, आज की डेट में हम क्या है कि आर्ट्स से भी हम अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, साइंस से भी हम अपने कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ऐसे करके। यानी कि स्ट्रीम्स को यहाँ पे बिल्कुल रिजिड सेपरेट नहीं कर दिया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की गई है। आजकल आप देखते होंगे कि विद्यालयों में, यानी कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं, वहाँ पे क्या ब्यूटी पार्लर की भी ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब भी सिखाया जा रहा है आजकल, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी वहाँ पे करवाने का प्रावधान दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? क्लास 6th से, विद इंटर्नशिप्स, टीचिंग अप टू ग्रेड एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग।
यानी कि 5वीं क्लास तक आपको मदर टंग में पढ़ाना है। और ये स्टडीज़ भी शोन करती है, ठीक है, कि बच्चे जब अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं ना तो वो उनका माइंड अच्छे से डेवलप हो सकता है, अच्छे से एकेडमिक जो एकेडमिक पढ़ाई भी होती है वो लोग अच्छे से कर सकते हैं अगर अपनी मदर टंग में, ठीक है। आपने देखा होगा कि मदर टंग अगर स्पेशली यूपी बिहार से जो बच्चे होते हैं उनकी मदर टंग होती है बिहारी लैंग्वेज या फिर भोजपुरी टाइप, मतलब ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। उन्हें पहले तो उन्हें हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है, हिंदी के बाद अगर उन्हें इंग्लिश पढ़ने को बोला जाए तो उसमें भी दिक्कत आती है, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि अगर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाया जाए ना तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्पेशली समझाने वाली भाषा अगर उन्हीं की भाषा में हो, मतलब उन्हीं की मातृभाषा हो तो ज़्यादा सही रहेगा। हायर एजुकेशन में क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए 50% का 2035 तक, ठीक है। 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड किया जाएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी करंट कितना है, 26.3%। हमें इसे बढ़ाना है 50% तक। जब तक हमारा भारत शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे युवा शिक्षित नहीं होंगे, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। डेमोग्राफिक डिविडेंड रखी की रखी रह जाएगी, हमें उसका कुछ डिविडेंड नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हम उसका पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड का। इसीलिए एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पैरामीटर्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद अ फ्लेक्सिबल करिकुलम 3 to 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। जैसे कि अभी क्या होता है, आपको 2-3 साल का जितना का आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ना, आपको वो कंप्लीट करना ही करना है। बट अगर इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हो जाएंगे, एग्जिट ऑप्शन के अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो भी आप सिर्फ उतने ही दौरान, मतलब उतनी ही अवधि का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद इन दिस पीरियड, जितने मंथ या जितने साल आपने पढ़ाई की है ना उसका ही आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एक्चुअल में वो वाला आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जो आपने लगाए थे अपने, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर, यहाँ पे ई एजुकेशन की भी बात की गई। यहाँ पे परख है। परख क्या होगा, ये क्रिएट किया जाएगा स्टूडेंट को एसेस करने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि वो अपने कैंपसेस यहाँ पे सेट करें, उन्हें न्योता दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्या प्रोविजंस है एजुकेशन से रिलेटेड, पार्ट 4, यानी कि आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F क्या कहता है, DPSP का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गाइडलाइंस है स्टेट के लिए, सरकार के लिए गाइडलाइंस है कि आपको शिक्षा के विभाग में, स्वास्थ्य के विभाग में आपको इन एम्स को, इन लक्ष्यों को पाना है। has a provision for state funded as well as equitable and accessible education. 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से डालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, जिस वजह से आज सेंट्रल लॉ बना पाई है, एक्ट बना पाई है, दैट इज़ नेशनल, मतलब एक पॉलिसी बना पाई है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पे रिकमेंडेशन आई है। आप इस पे फिर से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में कि कैसे ये भारत को शिक्षित बनाने में इसका क्या रोल रहेगा, इसमें ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एक मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक लुक दे रहे हैं शिक्षा को, ठीक है, और कुछ चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे टैकल करना है, ये सब आपको पॉइंट्स, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन सब पे ध्यान देते हुए आपको शिक्षा के बारे में आंसर लिखना है, ठीक है। 86th अमेंडमेंट, यानी कि आर्टिकल 21A बनाया गया 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार एक्ट पता है आप सबको 2009 का। इसमें क्या है, प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी टू ऑल चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स,
फंडामेंटल राइट यानी कि बेसिक राइट है शिक्षा का राइट। 25% रिजर्वेशन मिलेगा डिसएडवांटेज्ड सेक्शन को। ठीक है, ऐसे करना होता है आपको न्यूज़ का एनालिसिस। अगर आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नोट्स बने हुए हैं पहले से, तो आपको सिर्फ ये रिकमेंडेशन लिखनी है, रिकमेंडेशन आपको नोट करनी है अपने नोट्स में। आपको अपडेट करना होता है, डेली न्यूज़पेपर इसीलिए काम का होता है कि जो बच्चे जो चीज़ एक लार्ज नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स छोड़ दे रहे हैं, आप उसे अपने काम में लेके आइए। ठीक है, और एग्ज़ाम में मेंस में प्लस पॉइंट गेन करिए। इन्होंने क्या बोला, एसेंशियल टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। कंट्री के रिमोट एंड अर्बन स्लम्स को, ताकि एजुकेशन का एक्सेस को इंक्रीज़ किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। मार्जिनलाइज्ड जो बिछड़े हुए सेक्शंस हैं, जो डेवलपमेंट में अभी उतने साथ नहीं हैं, उन्हें हमें साथ लेके आना है, उन्हें शिक्षित करके, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। यहाँ की इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। It has also recommended assessment of the technological infrastructure in higher education institution। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी विकास, हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी देखना होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर अ स्मूथर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAP, यानी कि हमें स्टूडेंट कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, उनके इश्यूज़ को भी टैकल करते हुए चलना है। इट रिकमेंडेड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स हु वर्क इन दीज कम्युनिटीज़। टीचर्स को ट्रेन करना है, क्योंकि अब जैसे कि पहले जो जिस प्रकार की पढ़ाई होती थी, अब वो इस प्रकार की रही नहीं है, काफ़ी टफ होती जा रही है पढ़ाई। उसी के हिसाब से हमें टीचर्स को भी मतलब जो उनकी स्किल्स हैं पढ़ाने की, जो मेथड्स हैं उनके पढ़ाने की, उन्हें भी अपग्रेड करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन चाहिए NGO का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। NGO का कोलैबोरेशन कहाँ होगा, जागरूकता फैलाने में, शिक्षा के लिए, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे बच्चे आज भी नहीं पढ़ पाते, जहाँ पे बच्चे आज भी एडमिशन नहीं ले पाते। ठीक है, वहाँ पे NGO का रोल एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है, सिविल सोसाइटी का भी रोल हो सकता है। It further recommended adoption of modern cloud-based technologies to create more efficient, transparent, student-centric ecosystem। हायर एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस में हमें क्या करना है, स्टूडेंट सेंट्रिक इकोसिस्टम, यानी कि स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए पॉलिसीज़, नीतियाँ। ठीक है, उनके मुद्दों को हमें सॉल्व करना है ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और हम अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, ऐसे होता है न्यूज़ का एनालिसिस कि अगर रिकमेंडेशन दी गई हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं आप नोट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्टडी ऑन असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वर्क, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान रखा गया है। ठीक है, असोला भट्टी ये दिल्ली में है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज़्म, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, promoting sustainable tourism, studying soil and groundwater properties, looking at delineation of former mining pits, evaluating potential changes in life and of nearby villages। यानी कि एक holistic, इस झील को एक holistic डायमेंशन में मैनेज करने की यहाँ पे मतलब बात कही जा रही है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है ये नीली झील, ये मैन मेड लेक है इनसाइड असोला। ठीक है, यहाँ पे इंडियन क्रेस्टेड प्रोक्यूपाइन, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, सांबर डियर, हॉक डियर, ये सब यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। ये आपको वन लाइनर करंट अफेयर के लिए याद रखना है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून में। इज़ लाइकली टू कंडक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ असोला भट्टी सेंचुरी इन दिल्ली एंड प्रिपेयर अ मैनेजमेंट प्लान।
ठीक है, वो आता है ना टी बोर्ड कहाँ पे, एक एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, टी बोर्ड कहाँ पे एग्जाम्पल था, मतलब उसके साथ जो मैचिंग करने के लिए दिया था वो था बेंगलुरु। वैसे ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आ सकता है। ठीक है, कहाँ पे है, देहरादून में। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सदर्न दिल्ली रेंज ऑफ अरावली हिल्स पे है। रेंज इन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, लाइज इन सदर्न दिल्ली एज वेल एज नदर्न पार्ट ऑफ फरीदाबाद एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट आपको ये याद रखना है कि ये अरावली हिल में पाया जाएगा, दिल्ली के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर, ये पीआईबी से इंपॉर्टेंट न्यूज़ ली गई है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फ्रॉम कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस यहाँ पे फ्यूल सेल बस यहाँ पे लॉन्च की गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम क्या है, स्टैब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया ऑन अ डेवलपमेंटल एंड प्रोग्रेसिव पाथ। ये वाली लाइंस आपको नोट करनी है, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके जीएस पेपर 3 के लिए। हाइड्रोजन विल बी अ की प्लेयर इन ट्रांजिशन टू अ कार्बन फ्री इकोनॉमी एंड विल हेल्प मिटिगेट climate change. Under the highly ambitious National Green Hydrogen Mission, India tends to be the global hub for the production, use and export of green hydrogen. इंडिया का एम क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक ग्लोबल हब बनना है हमें, प्रोड्यूस करने में, यूज़ करने में और एक्सपोर्ट करने में ग्रीन हाइड्रोजन को। टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लीडरशिप को एसेस करना है, एज्यूम करना है। टू जनरेट 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर डोमेस्टिक यूज़। ये वाला जब आप आंसर लिखेंगे तो उसकी बॉडी में या फिर इंट्रो में भी आप इसे लिख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन एनर्जी सोर्स्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि विंड, सोलार एंड हाइड्रो पावर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है वाटर से, जिस वजह से ये ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलिसिस से, राइट। इसका ये ट्रांजिशन में हमें हेल्प कर सकता है ग्रीन कार्बन फ्री इकोनॉमी में। कार्बन फ्री इकोनॉमी में ये हमारी एक ट्रांजिशन लाने में मदद कर सकता है। The hydrogen produced can be stored as used as a fuel in transportation, industry, agriculture. डेवलप करने का रीज़न क्या था, हाँ मतलब इसकी ज़रूरत क्या थी, हाँ मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने में। reducing greenhouse gas emission, the primary reason for the developing green hydrogen is to reduce greenhouse gas. ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है ना, पेट्रोल डीजल, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम हिस्सा है आजकल, उसे हमें रिड्यूस करना है, ग्रीन हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ताकि हम एक एनर्जी ट्रांजिशन ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूज़ करें एंड क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर होने से बचाएं, ग्रीन हाउस गैस को इमिट होने से बचाएं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिट करती है, मेकिंग इट अ सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन। एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस, फॉसिल फ्यूल इनफाइनाइट है, इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, हमें उन कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है जो फॉसिल फ्यूल बेचती हैं, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल वगैरह बेचती हैं। अगर हम अपनी कंट्री में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देंगे, इसके प्रोड्यूस पे, एक्सप्लोरेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बढ़ावा देंगे, तो इन कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी, राइट। क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड जॉब, जब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, इसमें हमें स्किल्स भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी अपने यूथ को। According to the International Renewable Energy Agency, the renewable energy sector employed 11 million people worldwide
इन 2018, यानी कि वही अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है। जब आप जॉब्स वाले पे लाइन लिखेंगे ना, तो ये वाला डाटा इम्पॉर्टेंट है। इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर देन 42 मिलियन जॉब्स बाई 2050। ये इम्पॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। ये वाला डाटा पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है जब आप जॉब वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये आपको, आप ये लिखेंगे जॉब प्रोवाइड करेगा, बट आपको वो एक ये वाली आर्ग्यूमेंट ना आपको एक डाटा के साथ, एविडेंस के साथ प्रेजेंट करना है। डिकार्बोनाइजिंग इन सेक्टर विच आर डिफ़िकल्ट टू डिकार्बोनाइज, राइट, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट को हम रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो डिकार्बोनाइज करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, जैसे कि हैवी इंडस्ट्री एंड एविएशन। उसमें अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ देखेंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि स्टोर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का एग्रीकल्चर सेक्टर में? ये फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, उसे भी कम कर सकता है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक सोर्स है इमिशंस का, स्पेशली मीथेन एग्रीकल्चर से रिलीज़ होता है, राइट। उसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ करेंगे। जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स है ना, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के से, हम अमोनिया बना के, बिकॉज अमोनिया इज़ द की इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वो एक की इंग्रेडिएंट अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएं तो कितना कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में। Green ammonia produced with the help of green hydrogen is carbon free, ठीक है। green ammonia has other benefits over traditional fertilizers including efficiency, soil acidity को ये लोग ये सब reduce करते हैं, efficiency को increase करते हैं, कार्बन को कम emit करेंगे। तो ग्रीन अमोनिया कितना इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन से बना हुआ, ये आप सबको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल ही गई होगी। एग्रीकल्चर मशीनरी को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ उसमें कर सकते हैं, मैकेनाइज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन फॉर वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट में यूज़ किया जा सकता है, कन्वर्ट सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर। जो स्केर्स फ्रेश वाटर जो रिसोर्स हैं, जो इसकी मतलब फ्रेश वाटर की जितनी पानी की कमी आ रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की वजह से, ताकि सॉल्ट वाटर को हम फ्रेश पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, अब बसों का उद्घाटन हुआ है, इससे पता ही चल रहा होगा आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हर जगह यही पेट्रोल डीजल चलता है। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट ढूंढना है उसका, ग्रीन हाइड्रोजन। Hydrogen fuel cell is a device that converts chemical energy of hydrogen and oxygen into electricity, water and heat. ये लोग ज़ीरो एमिशन, ये वाली डिवाइसेस या व्हीकल्स या फ्यूल सेल्स ज़ीरो एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव है गैसोलीन का, डीजल पावर्ड व्हीकल का ऑल्टरनेटिव है। इनकी लॉन्गर रेंज होती है एज़ कम्पेयर टू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। रीफ्यूल्ड किए जा सकते हैं मिनट्स में, कन्वीनियंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस अभी यहाँ पे मिली हैं, ठीक है, ये लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब एनर्जी की हाई डिमांड होगी तो हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं।
ठीक है, रिलायबल भी है क्योंकि ये कंसिस्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रियल मतलब प्रोसेस के लिए ना, क्योंकि फ्यूल तो देखिए स्कैर्स है, राइट, वो ख़त्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। तो ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक कंसिस्टेंट सोर्स मिल पाएगा, राइट, एनर्जी मिलती रहेगी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट को डिस्पोज करने में ग्रीन हाइड्रोजन हेल्प कर सकता है, वेस्ट को रिड्यूस करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में यूज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पावर फ्यूल सेल्स में यूज़ हो सकता है विच आर मोर एनर्जी एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। ये वाली लाइन्स अगर आप अभी के अभी लिख लेंगे ना तो आपके पास पीडीएफ्स का कलेक्शन नहीं रहेगा, आपके पास नोट्स का कलेक्शन रहेगा जो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले और मेंस के 2 दिन पहले भी आप रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि आप पीडीएफ्स को आप कलेक्ट करते रहेंगे तो वो एक दिन कलेक्टेड पीडीएफ्स के नाम से ही रह जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें नोट्स बनाने हैं ताकि हम उसे यूज़ करें और अपने एग्ज़ाम में प्लस मार्क्स गेन करें। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है ना स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक्स आज के करंट अफेयर के लिए। There is a need to develop efficient technologies that can reduce the production of green hydrogen, production cost of green hydrogen. ठीक है, one promising approach is to use more efficient electrolysis system that require less energy to produce same amount of hydrogen. हमें यानी कि research and development पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेट करना होगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी से, जैसे कि विंड एंड सोलार फार्म्स, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की जा रही है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में वो भी कम की जा सके, कम यूज़ की जा सके। ठीक है, हमें इसके यूज़ में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें रेगुलेटरी इंसेंटिव्स एंड टैक्स क्रेडिट सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी ताकि हम इस वाली टेक्नोलॉजी का यूज़, उसके प्रोडक्शन को एनकरेज कर सकें। हमें इसका डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन मैनेज करने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइंस नोट होंगी वे फॉरवर्ड में। एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन मस्ट बी डेवलप्ड, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स, हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूज़र्स, इन सब के मुद्दों को, इन सब को ध्यान में देते हुए हमें चलना है और सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन रखना है। अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ठीक है, इसके यूज़ को अगर हमें बढ़ावा देना है तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। There is a need to demonstrate the benefits, safety and feasibility of green hydrogen in various applications and sector. हमें इसके जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना होगा। There is also need to develop skill and competencies, यानी कि वही स्किल अपग्रेडेशन चाहिए हमें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए क्या है, अभी तक जो ट्रेडिशनल स्किल्स थी हमें उसे क्या करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, अपग्रेड करना है न्यू स्किल्स में। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आपको न्यूज़ पढ़ के सिर्फ छोड़ नहीं देना, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं अपने प्रीलिम्स के लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मेंस के लिए कंसेप्चुअल एंड एनालिसिस निकालना है, और अपने इंटरव्यू के लिए एक पर्सपेक्टिव आपको क्रिएट करते चले जाना है। ठीक है, आपको फ़ायदे नुकसान इन सब को एनालिसिस करते हुए ही आपको इंटरव्यू में आंसर देना होता है, राइट। तो ऐसे किया जाता है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही।
ये जो आज के लेक्चर की PDF है वैल्यू एडिशन के विदाउट एनोटेशन, ये मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप सब देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।